सोचो आपके पास इतनी पावर हो कि आपका एक ट्वीट स्टॉक मार्केट गिरा दे या बढ़ा दे, और इतनी पावर कि किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर को अपने घर बुला के जलील कर दे, या फिर दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपने घर से उठा लूं बीबी समेत, ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और अगर मूड अच्छा ना हो तो किसी देश के सुप्रीम लीडर पे बॉम्ब मार दो और ये पूरी दुनिया सिर्फ देखती रहे। ये पावर फैंटेसी नहीं है, ये एक बिजनेसमैन की रियल कहानी। एक दिन एक पावरफुल इंसान सुबह उठता है, चाय बिस्किट हाथ में लेता है और फोन से ट्वीट करता है, चाइना से इंपोर्ट पे ड्यूटी 10% से बढ़ के 25% हो जाएगी। कोई कंसल्टेशन नहीं, बिजनेस कम्युनिटी को कुछ पता नहीं, पर भाई ने बोला करने का तो करने का। और हुआ क्या? मंडे सुबह तक डो जोन्स 670 पॉइंट्स डाउन, S&P 500 से 800 मिलियन गायब एक दिन में, और चाइना का मार्केट 5.6% क्रैश। यूएस अभी पूरा मुन्ना भाई MBBS जैसा ही चल रहा है, जहाँ पे ट्रम्प अपना मुन्ना भाई है और JD वैंस सर्किट। तो हेलो देवी और सज्जनों, मेरा नाम है दीप भट्ट और ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जो एक दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन गया, और क्यों एक बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। आज की स्टोरी हम बहुत सीरियस नहीं रखेंगे क्योंकि ट्रम्प को सीरियसली लेता कौन है, और आज का वीडियो हम हिंदी में रखेंगे क्योंकि मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया और पूछा, भाई वीडियो कैसे लगे, समझ आया? तो बोलता है, लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो हम ये कहानियों की गहराइयों में उतरे उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रम्प बना कैसे और क्यों ट्रम्प ये हरकतें करता रहता है, पलटी मतलब यू टर्न मारता रहता है। तो ये कहानी शुरू होती है 1920s में। फ्रेड ट्रम्प, फादर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, रियल एस्टेट में घुसते हैं और 1930s में एक US गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम आई जो वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन्स को हेल्प करती थी नया घर लेने में। अब ऐसी स्कीम हो और आप घर बनाते हो तो इसका फ़ायदा कौन ना ले। यहीं से शुरू हुआ एक $multi-million एम्पायर। सो फ्रेड भाई ने इसका फ़ायदा उठाया, बहुत घर बनाए, यहाँ तक कि ट्रम्प विलेज बना दिया, मैसिव अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाए, और 1980 तक 400 में उनका नाम भी आ गया, विथ एस्टिमेटेड फॉर्चून ऑफ $200 मिलियन उस टाइम के। डोनाल्ड ट्रम्प का जन्म हो चुका था, चाइल्डहुड में वो एक अमीर बाप का बेटा था, पर उसके बाप ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई थी कि हार्ड वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। और मैंने बहुत सक्सेस स्टोरी सुनी है जिसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, उनके पापा उनको हमेशा बड़ा बनाने का सोचते थे। वही तो उन्होंने सब बड़ा बड़ा सिखाया कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी चांद भी छोटा नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, वो तो ऐसी बातें करते थे मुझे कि यार तू यार राष्ट्रपति बन जाएगा क्या? मैं यार पापा कैसी बातें। और फ्रेड ट्रम्प ने भी अपने बेटे को कहा था कि मैं तुझे राजा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में छप चुकी थी। फ्रेड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प को हार्डवर्क सिखाने के लिए रोज़ सुबह साइकिल पे अखबार बांटने भेजता था। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग थी कि रोज़ सुबह उठो टाइम से और काम पे जाओ। बहुत छोटी उम्र से फ्रेड ट्रम्प ने अपने बेटे को रियल एस्टेट के बेसिक्स सिखाने शुरू कर दिए थे, और हर बाजी कैसे जीतते हैं वही बताया, क्योंकि जीतना ज़रूरी है। फ्रेड ट्रम्प ने सोचा कि इसको न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में डाल देते हैं, वहीं पे डिसिप्लिन सीखेगा। पर वहाँ पे क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प को कंपटीशन पसंद आ गया। Education was a good training. It was a good training. I enjoyed it. अब मिलिट्री एकेडमीज में डिसिप्लिन सिखाते हैं कि अपना कमरा साफ करो, अपने जूते पॉलिश रखो, और ट्रम्प ने इन सब में मेडल जीत लिए। और वो अपने दोस्तों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलता था, एक दिन मैं बड़ा मशहूर इंसान बनूंगा। नंबर 1 बनने का इतना ऑब्सेशन। और एक और ट्रेट डोनाल्ड ट्रम्प को फर्स्ट आने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था। वो ट्रेट था कि लोगों को लगना चाहिए कि तुम फर्स्ट आए हो, सच कुछ भी हो, तभी मत मानो कि तुम गलत हो, अगर जान भी क्यों ना लगा देनी पड़े। अब यही सब था डोनाल्ड ट्रम्प का कोर। अब देखते हैं कि उसने इन ट्रेड्स का क्या किया जब वो रियल वर्ल्ड में उतरा।
और एक इंटरेस्टिंग चीज, डोनाल्ड ट्रम्प को फिल्म मेकिंग का बहुत शौक था। The other fantasy as I got older was to do movies. I wanted to be a movie maker. अब सोचो, अगर वो फिल्में बनाता तो आदित्य धर भी तुमको पानी भरता दिखता, क्योंकि वो रियल लाइफ में ही फिल्म से ज्यादा कर देता है। पर ये सब छोड़ के उसने अपने डैड के बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला किया, जैसे कि 80% ऑफ बिजनेसमैन के लड़के करते हैं। अब देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक हायरार्की होती है। जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो पैसों के पीछे भागते हैं। जब पैसे आ जाते हैं तो फेम चाहिए। अब फेम आ गया तो पावर चाहिए। फ्रेड ट्रम्प का एम्पायर था क्वींस में। उसने रियल एस्टेट बिजनेस तो सीख लिया था, पर क्वींस में पैसा था, शोहरत नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प एक दिन अपने फादर के साथ एक ब्रिज के इनॉग्रेशन में जाता है, और वहां पे क्या हुआ, उसने एक चीज नोटिस की कि जिसने भी ब्रिज बनाया था, जिसने उसको डिजाइन किया था, उसको साइड में खड़ा कर दिया था। उसको कोई पूछ भी नहीं रहा था। तब उसको पता चल गया कि अगर लोगों को तुम उनके हिसाब से उनको ट्रीट करने दोगे तो वो तुमको एक मोहरा बना के छोड़ देंगे। फिर उसने मैनहट्टन का रुख पकड़ा। वहाँ पे जब बाकी सब इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि ये सिटी डूबने वाली है, तब उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू की। उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत खंडर बिल्डिंग्स हैं। उसने उस बिल्डिंग्स को खरीदना चालू किया और फिर उन बिल्डिंग्स को लग्जरी अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट करना चालू किया, होटल्स बनाए। अगले 10 साल में सारी खंडर बिल्डिंग्स को उसने लग्जरी अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। शैंडेलियर्स, स्विमिंग पूल, इटालियन मार्बल्स लगाए, वुडवर्क कराया, और उसने ट्रम्प टावर भी बना दिया। और इसके साथ साथ अपनी कहानी भी बनाना शुरू कर दिया। पर ये वाली नहीं कि मैंने एक अंपायर खड़ा किया अपने बाप के पैसों पे और उनके कनेक्शंस यूज करके। वो एक मास्टर स्ट्रोक स्टोरी टेलर था। लोगों को फैंटेसीज बेचता था, डार्क फैंटेसी नहीं। रोज न्यूज़पेपर के पहले पेज पे और रोज कैमरा के सामने उसने सीखा कि रिपोर्टर से बात कैसे करते हैं, अपनी स्टोरी को नरेट कैसे करते हैं। I really don't believe I would run, but I would like to see somebody as the president who could do the job. And then Amos, my guest, is a New York institution known for the buildings he's built and the wives he's divorced. You don't want to cross him though, because he likes getting even, and he's made it a rule that no one pushes him around. कैसे ever. करते हैं। और एक चीज उसको बहुत पहले से पता चल चुकी थी कि मैं बिजनेस में कुछ भी करूं, मेरे पे कोई भी एलिगेशंस लगे हैं, पर जब तक मेरी लाइफ में पैसे हैं और मेरी लाइफ एक नॉर्मल पीपल के लिए फैंटेसी है, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी करूं। और ये स्टोरी को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकता है वो मैं बताता हूं। एक बार अपने नैरेटिव को, अपनी स्टोरी को, अपनी फैंटेसी लाइफ को बताने के लिए उसने एक रिपोर्टर को कॉल किया, पर उसको बोला हेलो, अपना फेक नेम से, हेलो मैं जोन्स बोल रहा हूँ और मैं ट्रम्प के साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ और मेरे पास एक न्यूज़ है। Okay, what's your first name down there? And would you say, in excess of 90% of the ownership of the? I'd say in excess of 90. In fact, well, it's really closer to even the ultimate, but it's in excess of 90%, yes. और ऐसा भी बताया कि उसके पास $100 मिलियन है, पर जबकि उसके पास सिर्फ $5 मिलियन थे। पर ये झूठ काम कर गया। फोर्ब्स में $100 मिलियन का फॉर्च्यून है, ऐसा नाम आ गया। वापस मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने एक उसका ट्रेड बताया था कि जितना जरूरी है, चाहे सच कुछ भी हो। ट्रम्प ने धीरे धीरे अपने नाम को ही ब्रांड बना दिया। ट्रम्प ने अपने नाम को लाइसेंस देना चालू कर दिया। अगर आपकी कंपनी है तो आप ट्रम्प का नाम यूज करके एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो और थोड़ा प्रॉफिट ट्रम्प को मिल जाएगा। ट्रम्प टावर, ट्रम्प यूनिवर्सिटी, ट्रम्प वोडका, और उसका टैगलाइन था सक्सेस डिस्टिल्ड। और तो और पानी का बोतल ट्रम्प के नाम और उसके फोटोग्राफ के साथ बिकने लगा। ट्रम्प का थोड़े बुरे दिन भी आए थे। मैं पक्का नहीं बोल सकता कि ये बुरे थे या पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी थी, पर उसने 6 बार बैंक करप्सी 6 बार डिक्लेयर की थी। एक बार तो 21 साल में 2 बार। पर ट्रम्प कभी खत्म नहीं हुआ। पर बैंक करप्सी का मतलब सिर्फ कंपनी का डूब जाना होता है, ट्रम्प का नहीं। वो रिस्टार्ट कर सकता है।
उसने वही किया। तो अब इन सब से हमको इतना तो पता लग गया कि ट्रम्प को जीतना पसंद है, डील करना पसंद है, सच ज्यादा मैटर नहीं करता। किसी से रिलेशनशिप टूट जाए तो वो पार्ट ऑफ डील थी। और रोज सुर्खियों में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो अच्छी चीज के लिए हो या खराब चीज के लिए। पर कंट्री को चलाने के लिए चाहिए होती है स्टेबिलिटी। अगर कंट्री स्टेबल है तो आपके अलाइज आप पे भरोसा करेंगे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, आपका कहा लोग सीरियस ले लेंगे। पर अगर आप हर डील को एज अ बिजनेस डील लो, कंट्री को कंट्री की तरह ना चलाओ, तो ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना अलाइज आप पे ट्रस्ट करते हैं, ना कंट्री में स्टेबिलिटी रहती है। और यही हुआ। पर क्या ये ट्रेड्स कंट्री को चला सकते हैं? 2015-16 में ट्रम्प एक स्टेज पे आता है और कहता है मैं प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा हो रहा हूं। Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. सबको लगा कि हाँ क्यूट, पर वो प्रेसिडेंट बन गया। पर उसने एक चीज डिस्कवर की थी कि अगर कोई भी चीज को परफेक्टली आर्टिकुलेट करके बोला जाए और कॉन्फिडेंस से बोला जाए तो सारे लोग मान लेते थे। और प्रेसिडेंट बन के अब वो कुछ भी बोलता था, पूरी दुनिया हिल रही थी, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहे थे। तब आया एक दिन, May 5, 2019, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल ही रही थी, बातें चल रही थी, शायद डील हो भी जाती। पर अपने डोनाल्ड भाई ने सुबह सुबह उठ के चाय बिस्कुट खाते खाते एक ट्वीट कर दिया, आज से टैरिफ 5% से 10% हो जाएगी। और ट्रम्प की एक आदत थी कि जब भी कोई फैसला लेता था, कोई कंसल्टेशन नहीं लेता था, बस ट्वीट कर देना है। अभी पहले तो लोगों को लगा कि शायद ट्विटर हैंडल हैक हो गया होगा, लोग पैनिक करने लगे। और वही हुआ जो हमेशा होता है, लोगों ने स्टॉक्स बेचना चालू कर दिया। और ये सब सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। बस इसमें फर्क इतना था कि ये कोई एक ट्रेड डील नहीं थी, यहाँ पे 4.5 बिलियन पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही थी। और ऐसे ही उसको पता लग गया अपनी पावर का। उसने अपने अलाइज तक को नहीं छोड़ा, ना कनाडा, ना यूके, ना यूरोप, कोई नहीं। They should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Please, remember that. by the way, I'm not Now, happy the with next the time- UK either. That island that you... Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can कोई argue नहीं। about it. but there's 2025 में वो वापस प्रेसिडेंट बनता है। अपने ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की को बुला के जलील करता है। Disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media, right? You should be thanking the president for trying to bring it into this. You don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what you're this. You're in no position to dictate what we're going to feel. ऐसा ही लग रहा था कि लास्ट बेंच पे दो बंदे मिलके एक तीसरे की ले रहे हो और बार बार बोल रहे हो थैंक यू बोल, थैंक यू बोल। तू करना इनकी रही, अपन को देखने का। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। उसने ज़ेलेंस्की को एक डिफिकल्ट ट्रेड क्लाइंट की तरह ही ट्रीट किया। उसको लगा कि इतना प्रेशर बनाओ क्योंकि उसको मिनरल अर्थ चाहिए था यूक्रेन से। 2026 में उसने एक प्राइम मिनिस्टर को अपने घर से उठा लिया, पत्नी समेत। कोई कुछ नहीं बोला। 28 फरवरी को उसने एक देश के सुप्रीम लीडर पे बॉम्ब गिरा दिया और दूसरे देशों ने क्या किया, सिर्फ कॉन्डोलेंसेस दिए। अमेज़न तो मैं भूल ही गया। डोनाल्ड ट्रंप को जेफ बेजोस नहीं पसंद क्योंकि वो एक मीडिया हाउस ओन करता है जिसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ चीजें ट्रंप के बारे में ऐसी लिखी थी जो ट्रंप को नहीं पसंद। भूलो मत, वो यूएस का प्रेसिडेंट है। तो हमारे ट्रंप भाई ने क्या किया? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पास की? नहीं। कोई लॉयर को इन्फॉर्म किया? नहीं। बल्कि वो ट्वीट डालने लगा कि अमेज़न वॉशिंगटन पोस्ट को खराब कर रहा है, अमेज़न पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक्स ने ऐसे ही नहीं बैन कर दिया था इसको। ये तो ऐसा ही हुआ कि तुम रेस्टोरेंट जाओ, तुम्हें बाहर खड़ा हुआ होस्ट पसंद ना आए,
तो तुम रेस्टोरेंट में जाके बोलो कि मेरे खाने में बाल था, पर जबकि रेस्टोरेंट के सारे वेटर्स और कुक टकले थे। ये नहीं, ये। अब वापस आते हैं स्टॉक्स पे। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ईरान बार कई बार बोला है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है तो समझ लो कि दुनिया का 20% ऑयल एक नली से पास होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नल है जो नली के बीच में है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद तो ऑयल फ्लो बंद। अब ऑयल प्राइस अमेरिका के हमले के पहले था कुछ $72 पर बैरल, हमले के बाद हो गया $110 बैरल। S&P 500 0.7% गिर गया और डो जोन्स 400 पॉइंट से डाउन चला गया। पर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप एक कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि हमारे ईरान के साथ बात चल रही है और अब सीज फायर हो जाएगा। तो They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. ये सुन के सब लोग ऑयल खरीदने लगे, ऑयल के स्टॉक्स खरीदने लगे, ऑयल का स्टॉक्स वापस बढ़ने लगा। डो जोन्स 305 पॉइंट्स बढ़ गया। फिर ईरान पब्लिकली अनाउंस करता है कि भाई हमारी तो कोई बात चल ही नहीं रही, ये पता नहीं किससे बात कर रहा है। फिर हुआ क्या, स्टॉक प्राइसेस फिर से गिर गए, बैरल्स के दाम वापस बढ़ गए। बे साले, तभी यहाँ पे बात एक जान लो, जब ये ट्वीट करता है और उसको पता है कि स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होंगे, तो इसका कोई तो फायदा उठाता होगा। अरशद मेहता याद है, इनसाइडर ट्रेडिंग, वो स्टॉक प्राइसेस कंट्रोल करता था कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन जान के। जब भी कुछ होने वाला हो कंपनी के अंदर, उसको पहले से इंफॉर्मेशन आ जाती थी, तो उसको पता होता था स्टॉक गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। अब ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, अब समझाता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के 15 मिनट पहले किसी ने 580 मिलियन की बेट लगाई थी। Just before President Trump posted about his supposed negotiations with Iran on Monday, traders made hundreds of millions of dollars of extra bets on oil futures. Look at this. 15 minutes before that Donald Trump post, there was a very big amount of trading volume. Very big. It seems highly suspicious when you see a surge in volume on no news. So it has many people watching this saying, scratching their heads, hey, did somebody actually have information before it was public? Now, listen, this is called insider trading. It is illegal. और बेट थी कि ऑयल के प्राइस गिरेंगे या नहीं। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पास 580 मिलियन हो, तुम लगाओगे ये बेट अगर आप सच मालूम ही ना हो? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे हुए या ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे हुए। मेरा क्वेश्चन है कि क्या प्रेसिडेंटल पावर और कम्युनिकेशन एक फाइनेंशियल वेपन की तरह यूज हो सकती है? अब हमने देखा कि ट्रम्प की इन्हीं चीज़ों की वजह से कंट्री को नुकसान हुआ। जब उनको हेल्प चाहिए थी, कोई अलाइज खड़ा नहीं था उनके साथ। अब इन सब चीज़ों से हमको क्या पता लगता है कि एक बिजनेसमैन अपना फ़ायदा कोई भी सिचुएशन में ढूंढ ही लेता है, और बाय हुक और क्रूक रिलेशन रहे कि ना रहे, कोई अलाइज अपने है कि नहीं है, डील होनी चाहिए। पर क्या ये चीज़ जब कंपनी चलाने की बात हो तब ठीक है? अगर कोई देश का प्रेसिडेंट तुम्हारी बात ना माने तो उसको बैड वेंडर की तरह ट्रीट करो। अगर कोई कंट्री के पास कोई ऑयल है तब की बाप की जागीर समझ के उसके पास से ले लो। कोई सुप्रीम लीडर अगर तुम्हारी सुने ना तो उस पर बॉम्ब मार के उड़ा दो। अब ये सब करके अगर डील हो भी जाए तो स्टेबिलिटी, अलायंस, इंटरनेशनल नॉर्म्स कहाँ गए? अब ये सब करके ट्रम्प को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर शायद हमको पड़ेगा। शायद यूएसए को नहीं पड़ेगा, पर एक नॉर्मल इंसान जो अपनी लाइफ जी रहा है उस पर पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी, दुनिया के अलायंस और ट्रेड पे पड़ेगा।
देखो, एक बिजनेस तो रिस्ट्रक्चर हो सकता है जब बैंक करप्सी आ जाए, पर एक कंट्री नहीं हो सकती रिस्ट्रक्चर। तो इसके साथ ही मैंने मेरे यूएस विजिटर वीज़ा पे मार दिया है ताला। पर मैं क्या करूं जब ना कुछ कर सका मदुरो साला। सी यू।